आज 16 सितंबर 2025 है। हम पीछे मुद्द कर देख रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की नीतियां भारत के लिए एक साथ कई मोर्चों पर चुनौतियां लेकर आईं। ये नीतियां विघटनकारी थीं, ये ध्रुवीकरण करने वाली भी थीं। अमेरिका फर्स्ट का नारा सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन इसके असर बहुत उलझे हुए थे। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह नारा एक तरफा फैसलों और अप्रत्याशित बदलावों का संकेत था। एक तरफ व्यापारिक रिश्ते तनावपूर्ण हो गए, दूसरी तरफ रणनीतिक साझेदारियों को नए सिरे से परिभाषित करने का दबाव बढ़ गया। भारत की विदेश नीति, जो दशकों से गुटनिरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांतों पर चलती आई थी, उसे एक नई और कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों ही इन नीतियों के असर से अछूते नहीं रहे। जब अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर भारी शुल्क लगाए, तो इसका सीधा असर हमारे निर्यातकों पर पड़ा। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से लेकर चमड़े का सामान बनाने वाले कारीगरों तक हर कोई इस बदलाव को महसूस कर रहा था। ये सिर्फ आर्थिक लड़ाई नहीं थी, ये भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी इम्तिहान था। सरकार को एक तरफ अपने उद्योगों को बचाना था, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से रिश्ते भी बनाए रखने थे। इस दोहरी चुनौती ने देश के भीतर एक नई बहस को जन्म दिया। क्या सरकार सही कदम उठा रही है? क्या हमारी कूटनीति कमजोर पड़ी डीडीडीएच रही है? ये सवाल हर गली, हर चौराहे पर पूछे जाने लगे। ट्रंप की नीतियों का असर सिर्फ व्यापार और राजनीति तक सीमित नहीं रहा, इसका प्रभाव भारतीय समाज की गहराइयों तक महसूस किया गया। अमेरिका में काम करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए वीजा नियम डीडीडीएच हो गए। जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका के पीछे हटने से भारत पर पर्यावरण को बचाने का दबाव और बढ़ गया। इन बदलावों ने आम आदमी के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित किया। प्रवासी परिवारों की चिंताएं बिरह गईं। देश के भीतर महंगाई ने सिर उठाना शुरू कर दिया। इस तरह व्हाइट हाउस में लिए गए फैसले दिल्ली की सड़कों को और भारत के गांवों तक अपनी गूंज छोड़े आच रहे थे। यह एक ऐसा दौर था जब वैश्विक राजनीति और घरेलू मुद्दे एक दूसरे में उलझ गए थे। इस जटिल परिदृश्य में भारत ने अपने हितों की रक्षा के लिए एक संतुलित रास्ता खोजने की कोशिश की। सरकार ने कूटनीतिक बातचीत के दरवाजे खुले रखे, साथ ही रूस और चीन जैसे अन्य वैश्विक खिलाड़ियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया। ये एक तरह की रस्सी पर चलने जैसी कला थी। एक तरफ अमेरिका का दबाव था, तो दूसरी तरफ अपनी संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को बनाए रखने की चुनौती। आने वाले वर्षों में भारत अमेरिका संबंधों की दिशा क्या होगी, यह काफी हद तक इसी दौर में लिए गए फैसलों पर निर्भर करेगा। यह निबंध ट्रंप प्रशासन की नीतियों के इन्हीं बहुआयामी प्रभावों का विश्लेषण करता है, व्यापार से लेकर राजनीति तक और समाज से लेकर सुरक्षा तक। ट्रंप प्रशासन का सबसे सीधा और कठोर प्रहार भारत के व्यापारिक हितों पर हुआ। अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत भारतीय निर्यातों पर 50% तक के भारी शुल्क लगा दिए गए। यह फैसला भारत के लिए एक बड़े झटके जैसा था। इसका कारण बताया गया कि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से ऊर्जा खरीद रहा है। इसके अलावा भारत से सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली यानी जीएसपी का दर्जा भी छीन लिया गया। जीएसपी के तहत भारत के हजारों उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बिना किसी शुल्क के प्रवेश मिलता था। यह दर्जा छिन जाने से भारतीय उत्पाद महंगे हो गए और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो गई। यह एक ऐसा आर्थिक हमला था जिसका असर तत्काल महसूस होने लगा। इन शुल्कों का सबसे ज्यादा असर उन क्षेत्रों पर पड़ा जो रोजगार पैदा करते हैं। कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, ऑटो पार्ट्स, रत्न और आभूषण तथा कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए। इन उद्योगों में लाखों छोटे और मझोले उद्यमी काम करते हैं। जब उनके उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो गए, तो उनके ऑर्डर कम होने लगे। इसका सीधा असर उत्पादन और रोजगार पर पड़ गया। अनुमान लगाया गया कि लगभग 20 लाख नौकरियों पर संकट आ सकता है। यह सिर्फ कंपनियों के मुनाफे का सवाल नहीं था, यह उन लाखों मजदूरों और कारीगरों की रोजी रोटी का सवाल था जिनका जीवन निर्यात पर टिका था। अगस्त 2025 में जब इन शुल्कों की घोषणा हुई, तो भारतीय शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। सरकार के लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण थी। एक तरफ देश के निर्यातकों और मजदूरों के हितों की रक्षा करनी थी,
दूसरी तरफ अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध को और बढ़ने से भी रोकना था। भारत ने इन शुल्कों को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंचों से कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। सरकार ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर कुछ अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने की घोषणा तो की, लेकिन बहुत संभल कर कदम उठाए। कोशिश यह थी कि बातचीत के रास्ते बंद न हों। सितंबर 2025 तक दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता के कई दौर विफल हो चुके थे, लेकिन फिर से बातचीत शुरू करने पर सहमति बनी। ये एक लंबी और थका देने वाली कूटनीतिक लड़ाई ढाई थी। इस आर्थिक दबाव का एक और पहलू था। इसने भारत को अपनी व्यापारिक निर्भरता पर फिर से सोचने के लिए मजबूर किया। अब तक भारतीय निर्यातक बड़े पैमाने पर अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों पर निर्भर थे। इस संकट ने यह साफ कर दिया कि भारत को नए बाजार खोजने होंगे। सरकार ने आसियान देशों, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर देना शुरू किया। मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को और तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई ताकि देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। इस तरह ट्रंप के शुल्क युद्ध ने न केवल एक संकट पैदा किया, बल्कि भारत को अपनी आर्थिक रणनीति की समीक्षा करने का एक अवसर भी दिया। ट्रंप प्रशासन की दबावपूर्ण कूटनीति ने भारत की पारंपरिक विदेश नीति के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। भारत दशकों से रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर चलता आया है। इसका मतलब है कि भारत किसी एक शक्ति गुट के दबाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र फैसले लेता है। लेकिन अमेरिका फर्स्ट की नीति इस सिद्धांत के सीधे टकराव में थी। अमेरिका चाहता था कि भारत उसकी नीतियों का आंख बंद करके समर्थन करे, चाहे वह रूस से ऊर्जा खरीदने का मामला हो या ईरान के साथ संबंधों का। इस दबाव के कारण भारत को कई बार ऐसा महसूस हुआ कि उसे अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। यह भारत की विदेश नीति के लिए एक अग्नि परीक्षा का समय था। इस तनाव का असर दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के संबंधों में भी दिखा। ऐसी खबरें आईं कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने क्षेत्रीय तनाव कम करने का श्रेय ट्रंप को देने से भी इनकार कर दिया। ये छोटी छोटी घटनाएं बताती हैं कि पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक नहीं था। भारत यह संदेश देना चाहता था कि वह एक संप्रभु देश है और अपने फैसले खुद लेगा। हालांकि दूसरी तरफ चीन के प्रति ट्रंप का कड़िया रुख भारत के लिए एक अप्रत्यक्ष लाभ भी लेकर आया। जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध छिड़ था, तो कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन से अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को हटाने पर विचार करना शुरू किया। भारत उनके लिए एक आकर्षक विकल्प के रूप में उभरा। यह मेक इन इंडिया पहल के लिए एक सुनहरा अवसर था। अमेरिकी दबाव के बीच भारत ने अपनी विदेश नीति में संतुलन साधने की एक नई रणनीति अपनाई। उसने रूस और चीन जैसी शक्तियों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना शुरू किया। शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर भारत की सक्रियता बढ़ी गई। यह अमेरिका को एक संदेश था कि भारत के पास और भी विकल्प हैं। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रह सकता। रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद इस नीति का एक बड़ा उदाहरण थी। अमेरिका के कड़े विरोध के बावजूद भारत इस सौदे पर कायम रहा, जिसने उसकी रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूती से स्थापित किया। हालांकि इस संतुलन को साधना आसान नहीं था। एक तरफ क्वाड जैसे समूहों के माध्यम से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन को घेरने की रणनीति थी। दूसरी तरफ रूस और चीन के साथ ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर सहयोग करना था। यह एक जटिल कूटनीतिक खेल था, जिसमें भारत को बहुत सावधानी से अपने कदम उठाने पर DDH रहे थे। ट्रंप के दौर ने भारत को सिखाया कि वैश्विक राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। भारत ने इस दौर में अपनी विदेश नीति को और अधिक यथार्थवादी और व्यावहारिक बनाया, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी था। ट्रंप प्रशासन के फैसलों ने भारत के घरेलू राजनीतिक अखाड़े में भी हलचल मचा दी। जैसे ही अमेरिका ने शुल्कों की घोषणा की, देश के भीतर एक तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई।
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शुल्कों को अनुचित बताकर एक मजबूत राष्ट्रवादी रुख अपनाया। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकेगी और राष्ट्रीय हितों की हर कीमत पर रक्षा करेगी। इस रुख ने उनकी छवि को एक ऐसे नेता के रूप में मजबूत किया जो देश के सम्मान के लिए किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। भाजपा समर्थकों ने इसे मोदी सरकार की मजबूत विदेश नीति का प्रमाण बताया। इसके विपरीत विपक्षी दलों ने सरकार की प्रतिक्रिया को कमजोर और कूटनीतिक विफलता करार दिया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार की व्यक्तिगत कूटनीति विफल हो गई है। उनका तर्क था कि नमस्ते ट्रंप जैसे भव्य आयोजनों के बावजूद भारत को अमेरिका से कोई रियायत नहीं मिली। विपक्ष ने मांग की कि सरकार को अमेरिकी वस्तुओं पर मजबूत जवाबी शुल्क लगाना चाहिए और इस मामले में पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि अगर अमेरिका के साथ रिश्ते इतने ही अच्छे हैं तो भारत के व्यापारिक हितों पर इतना बड़ा हमला क्यों हुआ। यह आलोचना सरकार के लिए असहज करने वाली थी। भाजपा ने सरकार के बचाव में मजबूत तर्क पेश की। पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि इस संवेदनशील मामले में रणनीतिक धैर्य की जरूरत है, न कि जल्दबाजी में की गई जवाबी कार्रवाई की। उनका कहना था कि एक व्यापक व्यापार युद्ध छेड़ने से भारत के आर्थिक हितों को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए कूटनीतिक बातचीत ही एकमात्र सही रास्ता है। भाजपा ने लोगों से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वास बनाए रखने की अपील की। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। एक तरफ अमेरिका से बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ नए व्यापारिक साझेदार भी खोजे जा रहे हैं। ये सरकार की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये राजनीतिक लड़ाई सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही। इसने देश के बौद्धिक और मीडिया जगत को भी दो हिस्सों में बांट दिया। एक वर्ग सरकार के राष्ट्रवादी रुख का समर्थन कर रहा था तो दूसरा वर्ग इसे कूटनीतिक नाकामी मान रहा था। सोशल मीडिया पर हैशटैग युद्ध छिड़ गया। इस पूरी बहस ने यह साफ कर दिया कि विदेश नीति अब केवल बंद कमरों का विषय नहीं रह गई है। यह आम जनता की राय और राजनीतिक विमर्श का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। भाजपा और विपक्ष की इस खींचतान ने दिखाया कि कैसे एक वैश्विक घटना देश के आंतरिक राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है और चुनावी मुद्दों का हिस्सा बन सकती है। ट्रंप की नीतियों का असर सिर्फ सरकारी दफ्तरों और शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहा। इसका सीधा प्रभाव भारत के आम आदमी, किसान, मजदूर और प्रवासी परिवारों पर पड़ रहा। जब निर्यात आधारित उद्योगों पर संकट आया तो इसका सबसे पहला असर रोजगार पर हुआ। कपड़ा, चमड़ा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों देहाती मजदूरों और कारीगरों का काम छिन गया। इन क्षेत्रों में ज्यादातर महिलाएं और समाज के कमजोर वर्गों के लोग काम करते हैं। उनके लिए यह केवल नौकरी जाने का मामला नहीं था, बल्कि पूरे परिवार के भरण पोषण का संकट था। आर्थिक अनिश्चितता ने छोटे शहरों और गांवों में तनाव को बढ़ा दिया। इसके साथ ही शुल्कों के कारण देश में महंगाई बढ़ने का खतरा भी पैदा हो गया। जब निर्यात कम होता है और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है तो इसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता है। उत्पादन लागत बढ़ने और आर्थिक विकास की गति धीमी होने से रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ने लगती हैं। आर्थिक असमानता भी गहरी होने का अंदेशा था, क्योंकि बद्धे उद्योगपति तो शायद इस झटके को सह लेते, लेकिन छोटे उद्यमी और मजदूर वर्ग के लिए यह बहुत मुश्किल था। यह एक ऐसा सामाजिक आर्थिक चक्र था जिसमें एक फैसला लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा था। सरकार के सामने न केवल आर्थिक संकट से निपटने की चुनौती थी, बल्कि बढ़ते सामाजिक असंतोष को संभालने की भी जिम्मेदारी थी। ट्रंप प्रशासन की अव्रजन नीतियों ने भी भारतीय समाज पर गहरा असर डाला। H-1B वीजा नियमों को कड़ाई करने और अन्य कानूनी आव्रजन मार्गों को सीमित करने से उन हजारों भारतीय परिवारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए अमेरिका भेजना चाहते थे। जो भारतीय पहले से ही अमेरिका में काम कर रहे थे, उनके लिए भी अनिश्चितता का माहौल बन गया। इसका असर उन प्रवासी परिवारों पर भी पड़ा।
जो अमेरिका से भेजे गए पैसों यानी प्रेषण पर निर्भर थे। यह पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कई ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन रेखा का काम करता है। इन नीतियों ने न केवल आर्थिक प्रवाह को प्रभावित किया बल्कि परिवारों के बीच एक भावनात्मक दूरी और चिंता भी पैदा कर दी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका के पीछे हटने का फैसला भारत के लिए एक और बड़ी सामाजिक चुनौती लेकर आया। भारत जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों जैसे कि बाढ़, सूखा और बढ़ते तापमान से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटती है तो भारत जैसे विकासशील देशों पर पर्यावरण को बचाने का बोझ और बढ़ जाता है। इसका सीधा असर किसानों की खेती, मछुआरों की आजीविका और शहरों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस तरह ट्रंप की नीतियां भारतीय समाज के हर वर्ग को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रही थीं, जिससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां और भी जटिल हो गईं। यह एक दिलचस्प विरोधाभास था। एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर गंभीर तनाव चल रहा था, तो दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा था। इस दोस्ती की सबसे बड़ी वजह थी चीन की बरहाती आक्रामकता। चीन का हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ता दबदबा भारत और अमेरिका दोनों के लिए एक साझा चिंता का विषय था। इस साझा खतरे ने दोनों देशों को अपने मतभेदों को किनारे रखकर एक दूसरे के करीब आने के लिए प्रेरित किया। व्यापारिक तल्खी के बावजूद पेंटागन और नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक के बीच संवाद और सहयोग पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया। इस सहयोग को मजबूती देने के लिए कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों पर काम हुआ। भारत और अमेरिका ने LIMOA 2016, कॉमकासा 2018 और BCA 2020 जैसे मूलभूत समझौतों को लागू किया। इन समझौतों ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच खुफिया जानकारी साझा करने, संचार प्रणालियों को जोड़ने और एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त किया। इससे सैन्य अंतर संचालनीयता में अभूतपूर्व सुधार हुआ। 2016 में अमेरिका द्वारा भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा दिया जाना इस रिश्ते की नींव बना रहा, जो ट्रंप के कार्यकाल में भी जारी रहा। यह दर्जा भारत को अमेरिका से संवेदनशील रक्षा तकनीक हासिल करने में मदद करता है। रक्षा प्रौद्योगिकी और सह उत्पादन के क्षेत्र में भी सहयोग ने नई ऊंचाइयां छुईं। भारत के लिए GE F414 जेट इंजनों के संयुक्त उत्पादन का समझौता और अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की खरीद जैसे बड़े सौदे इस बात का सबूत थे कि दोनों देश रक्षा संबंधों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। ये सौदे न केवल भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाते हैं बल्कि मेक इन इंडिया पहल को भी बल देते हैं। अमेरिका ये समझ रहा था कि एक मजबूत भारत ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित कर सकता है। इसलिए व्यापारिक मुद्दों पर दबाव बनाने के बावजूद वह रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता रहा। इस तरह भारत अमेरिका संबंध एक दोहरी पटरी पर चल रहे थे। एक पटरी पर व्यापारिक विवाद और शुल्क युद्ध की कड़ी डिछवाहट थी, तो दूसरी पटरी पर रणनीतिक और रक्षा सहयोग की गर्मजोशी थी। ये दिखाता है कि आज की दुनिया में देशों के बीच रिश्ते कितने जटिल और बहुस्तरीय हो सकते हैं। भारत ने इस स्थिति का चतुराई से लाभ उठाया। उसने व्यापारिक मुद्दों पर अपने हितों के लिए दृढ़ता से मोलभाव किया, जबकि रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाकर अपनी सुरक्षा को मजबूत किया। यह संतुलन साधने की कला थी, जिसमें भारत ने यह सुनिश्चित किया कि एक क्षेत्र का तनाव दूसरे क्षेत्र के सहयोग पर हावी न हो पाए। जिस समय भारत पर अमेरिकी दबाव बढ़ रहा था, उसी समय एक और वैश्विक शक्ति चीन अपनी आर्थिक और रणनीतिक पकड़ मजबूत कर रहा था। चीन ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सामने आकर्षक आर्थिक प्रस्ताव रखे। SCO, जिसमें भारत, पाकिस्तान, रूस और मध्य एशिया के देश भी शामिल हैं, चीन के लिए अपना प्रभाव बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया। चीन ने इन देशों को व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारी वित्तीय सहायता की पेशकश की। यह चीन की एक सोची समझी रणनीति थी, जिसका उद्देश्य अमेरिकी प्रभाव को कम करना और इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करना था।
आंकड़े इस बढ़ते प्रभाव की कहानी खुद कहते हैं। 2024 तक चीन और एससीओ के अन्य सदस्य देशों के बीच व्यापार बढ़कर $512.4 बिलियन तक पहुंच गया। यह एक बहुत बड़ी रकम थी। इसके अलावा 2025 के मध्य तक एससीओ देशों में चीन का कुल निवेश $40 बिलियन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया। यह निवेश सड़कें, बंदरगाह, ऊर्जा पाइपलाइन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी परियोजनाओं में किया जा रहा था। भारत के लिए यह एक दोहरी चुनौती थी। एक तरफ उसे अमेरिकी दबाव का सामना करना था, तो दूसरी तरफ अपने पड़ोसी देश में चीन के बेआरहाजते आर्थिक और रणनीतिक कदमों से भी निपटना था। अमेरिकी दबाव के कारण भारत ने भी एससीओ जैसे मंचों पर अपनी भागीदारी को और गंभीरता से लेना शुरू किया। ये भारत की संतुलन साधने की रणनीति का हिस्सा था। एससीओ की बैठकों में भाग लेकर भारत ने अमेरिका को यह संदेश दिया कि उसके पास अन्य विकल्प भी खुले हैं और वह किसी एक शक्ति पर निर्भर नहीं है। साथ ही इन मंचों पर भारत ने आतंकवाद, क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर अपना पक्ष मजबूती से रखा। हालांकि भारत चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी परियोजनाओं को लेकर सतर्क रहा, क्योंकि यह भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करती थी। भारत ने एससीओ के भीतर रहते हुए भी अपने हितों की रक्षा की। इस पूरी प्रक्रिया में भारत और एससीओ के अन्य देश, विशेष रूप से रूस, अपनी आर्थिक रणनीतियों को अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता से दूर ले जाने के तरीकों पर भी विचार कर रहे थे। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने और नई भुगतान प्रणालियां विकसित करने पर चर्चाएं होने लगी। यह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का संकेत था। ट्रंप की नीतियों ने अनजाने में ही चीन और रूस को एक दूसरे के और करीब ला दिया था और उन्होंने भारत जैसे देशों को भी अपनी आर्थिक रणनीतियों में विविधता लाने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नई बहुध्रुवीय व्यवस्था आकार ले रही थी, जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी की भूमिका निभा रहा था। व्यापार और राजनीति के तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत और अमेरिका ने सांस्कृतिक कूटनीति का भी सहारा लिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण फरवरी 2020 में आयोजित नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम था। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। ये कार्यक्रम भारत की सॉफ्ट पावर का एक शानदार प्रदर्शन था। इसका उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना और यह दिखाना था कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के बीच एक गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव है। इस तरह के कार्यक्रम नेतृत्व के स्तर पर व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भारतीय अमेरिकी समुदाय को साधना भी था। अमेरिका में रहने वाले लगभग 40 लाख भारतीय मूल के लोग एक प्रभावशाली समूह हैं। वे आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय हैं। ट्रंप प्रशासन यह समझता था कि इस समुदाय का समर्थन हासिल करना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम, जो भारत में प्रधानमंत्री मोदी के लिए आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम की अगली कड़ी दीछी थी, ने भारतीय अमेरिकियों के बीच ट्रंप की छवि को मजबूत करने में मदद की। इसने यह संदेश दिया कि ट्रंप भारत और भारतीय लोगों का सम्मान करते हैं, भले ही उनकी सरकार की नीतियां व्यापार के मोर्चे पर कठोर क्यों न हो। हालांकि इस तरह की सांस्कृतिक कूटनीति की अपनी सीमाएं भी होती हैं। आलोचकों का कहना था कि ऐसे भव्य आयोजनों पर भारी खर्च करने से ठोस कूटनीतिक लाभ नहीं मिलते। उनका तर्क था कि जब तक व्यापार शुल्क जैसे मूल मुद्दों का समाधान नहीं होता, तब तक ऐसे कार्यक्रम केवल दिखावा बनकर रह जाते हैं। जब नमस्ते ट्रंप के कुछ ही समय बाद अमेरिका ने भारत पर व्यापारिक प्रतिबंध कढ़े कर दिए, तो इन आलोचनाओं को और बल मिला। यह सवाल उठाया गया कि क्या इस तरह की इवेंट मैनेजमेंट आधारित कूटनीति वास्तविक राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकती है, या यह केवल छवि बनाने का एक साधन है। इसके बावजूद सांस्कृतिक जुड़ाव के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। व्यापार और सुरक्षा जैसे हार्ड मुद्दों के अलावा शिक्षा, कला, सिनेमा और लोगों के बीच संपर्क जैसे सॉफ्ट मुद्दे भी दो देशों के रिश्ते को मजबूती देते हैं। ट्रंप के कार्यकाल में भले ही व्यापारिक संबंध तनावपूर्ण रहे हों, लेकिन दोनों समाजों के बीच का रिश्ता बना रहा। भारतीय फिल्में हॉलीवुड में अपनी जगह बनाती रहीं,
और भारतीय छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ाते रहे। यह सांस्कृतिक जुड़ाव ही है जो राजनीतिक उतार चढ़ाव के दौर में भी संबंधों की नींव को मजबूत बनाए रखता है। नमस्ते ट्रंप भले ही एक विवादास्पद कार्यक्रम रहा हो, लेकिन इसने सांस्कृतिक कूटनीति की शक्ति और सीमाओं दोनों को उजागर किया। ट्रंप प्रशासन का दौर भारत के लिए निश्चित रूप से चुनौतियों से भरा था। इसने भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को कई स्तरों पर परखा। व्यापार शुल्कों ने निर्यात आधारित उद्योगों को गहरी चोट पहुंचाई, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ा। अमेरिका फर्स्ट की नीति ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को चुनौती दी और उसे अपनी विदेश नीति में एक नाजुक संतुलन साधने के लिए मजबूर किया। देश के भीतर इन नीतियों ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया, जिसमें सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर कूटनीतिक विफलता का आरोप लगाते रहे। यह एक ऐसा समय था जब भारत को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। इन चुनौतियों के बीच भारत ने कुछ महत्वपूर्ण सबक भी सीखे। सबसे बड़ा सबक यह था कि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम भरी हो सकती है। इस अनुभव ने भारत को अपनी व्यापारिक साझेदारियों में विविधता लाने और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। विदेश नीति के मोर्चे पर भारत ने सीखा कि यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना कितना जरूरी है। उसने एक तरफ अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत किया, तो दूसरी तरफ रूस और चीन के साथ एससीओ जैसे मंचों पर भी अपनी उपस्थिति बनाए रखी। ये बहुसंरेखण की एक परिपक्व नीति थी। भविष्य की ओर देखते हुए भारत के सामने कई अवसर भी हैं। चीन से अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को हटाने की इच्छुक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत एक प्रमुख विकल्प बन सकता है। यदि भारत अपने बुनियादी ढांचे, कारोबारी सुगमता और कौशल विकास में सुधार करता है, तो वह एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन सकता है। रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अमेरिका के साथ बढ़ता सहयोग भारत को अपनी सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारत को साहसिक नीतिगत सुधार करने होंगे। अंत में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए एक स्थिर और अनुमानित विदेश नीति बनाए रखना है। वैश्विक राजनीति की अनिश्चितताओं के बीच भारत को अपनी आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर अपनी जगह बनानी होगी। कूटनीतिक संवाद के दरवाजे हमेशा खुले रखने होंगे, लेकिन अपने हितों पर दृढ़ता से कायम रहना भी उतना ही जरूरी है। ट्रंप का दौर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसने जो सबक सिखाए हैं वे आने वाले कई वर्षों तक भारत की नीतियों को दिशा देते रहेंगे। भविष्य की राह आसान नहीं है, लेकिन चुनौतियों को अवसरों में बदलने की क्षमता ही भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाती है।